तो चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का जो पहला टॉपिक और किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत का संवैधानिक विकास, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक की उपयोगिता, यह टॉपिक किसी भी परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप सीजीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस के दृष्टिकोण से यह कितना इंपॉर्टेंट है, पहले हम इस टॉपिक की उपयोगिता पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं, विषय में टॉपिक को पढ़ते हैं, तो यह टॉपिक या विषय आपकी परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना बेहद जरूरी होता है। हम सब्जेक्ट का वेटेज तो हमने डिस्कस किया ही है कि सब्जेक्ट का वैल्यू आपके परीक्षा में कितना है। अब उसमें भी जब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस पहले टॉपिक का भी इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है कि यह टॉपिक आपकी इस परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसे हम संवैधानिक विकास कहते हैं। इसे ही हम भारत का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या ऐतिहासिक विकास कह लीजिए, प्रशासनिक विकास कह लीजिए, बहुत अलग अलग हम शब्दों के नाम से हम इसे जानते हैं। मुख्य रूप से हम भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इस टॉपिक की अगर उपयोगिता हम सीजीपीएससी में प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो यह टॉपिक, यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो यदि आप 2012 से लेकर यदि आप 2022 तक, 2012 से लेकर 2022 तक यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखेंगे तो यहां से आप ये नहीं कहूंगा कि हर साल क्वेश्चंस बना है, बट जब भी आप पेपर उठाएंगे तो या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में, यदि कभी प्रीलिम्स में नहीं पूछा तो मेंस में पूछ लिया, या मेंस में मतलब प्रीलिम्स में मान लीजिए क्वेश्चन बना है तो हो सकता है उस साल मेंस में ना बने। वैसे कई बार ऐसे भी हुए हैं कि प्री और मेंस दोनों में ही यहां से क्वेश्चंस बनता है। और ये टॉपिक संविधान के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री में भी इस विषय को, इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। बस अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम यहां पर पॉलिटिकल अप्रोच को ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझते हैं और वहां पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादातर देखते हैं इतिहास में। लेकिन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो प्री हो या मेंस हो, दो सब्जेक्ट को कवर करता है। अर्थात इस टॉपिक को हम लोग संविधान में भी पढ़ते हैं, यह टॉपिक इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यह टॉपिक एकमात्र ऐसा टॉपिक हो जाता है जो दो विषय को कवर कर रहा है आपके प्रीलिम्स में, अर्थात संविधान और इतिहास दोनों के अंतर्गत। और हर साल यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहां से प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। और पीएससी का तो बहुत ही फेवरेट जोन है जहां से क्वेश्चन यहां पर बनता ही बनता है। ठीक है, शायद ही कुछ ऐसा हो जो प्रश्न यहां से ना बने। मैं कह रहा हूं कि यदि प्री में नहीं बना तो मेंस में, ठीक है, वरना यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सबसे पहली बात मैंने कहा कि दो विषय को कवर करता है। वैसे ही यदि आप मेंस की बात करें, ठीक, मेंस में, तो मेंस के अंतर्गत भी ये, अगर आप अभी के सिलेबस के हिसाब से अब यदि हम बात करें तो मेंस में जो आपका जीएस का पेपर है, ठीक, जीएस 1 अर्थात पेपर नंबर जो 3 है आपका, पेपर नंबर 3 के यदि आप सिलेबस को देखेंगे तो यह टॉपिक आपको पॉलिटी में भी मिलेगा, यह टॉपिक आपको हिस्ट्री में भी आपको मिलेगा। दोनों ही आपके, जब आप मेंस की सिलेबस देखेंगे तो दोनों में ये चीजें हमें दिखाई देता है। अर्थात मेंस में भी आपके
जो पेपर नंबर 3 के 2 यूनिट में अर्थात पॉलिटी वाले यूनिट में है और हिस्ट्री, दोनों में ही यह टॉपिक आपका मेंशन है और दोनों ही आपके जगह पर इस चीजों को हम पढ़ते हैं। अर्थात इससे यह समझ आता है कि यह टॉपिक कितना आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम आज संवैधानिक विकास में काफी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो यूपीएससी का अप्रोच है कि हम कितना बेहतर तरीके से किसी चीज को समझें ताकि वो टॉपिक कभी भी हमें रटने वाली स्थिति निर्मित ना हो। ठीक, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि खास करके पॉलिटी, जब तक आप यूपीएससी अप्रोच से यदि आप नहीं पढ़ते हैं, जब तक आपका एक एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगा, आपसे संविधान के प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि संविधान का जो भी प्रश्न आता है वो सब कूट वाले आते हैं। ठीक, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है और उसे बनाने के लिए निश्चित तौर पर आपको उसके बारे में सारी जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक आप उसका आंसर बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारा टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सामान्यतः मैं जब भी क्लास लेता हूं मैं ये जरूर कहता हूं कि पूरे संविधान में सबसे यदि कोई टफ टॉपिक है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। इसके बाद के टॉपिक आप कह लीजिए कि इसकी तुलना में सारी चीजें क्या है, आपको इजी है। अगर ये बात बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं, यदि यह टॉपिक आपको समझ आ रहा है तो निश्चित तौर पर आगे और भी बेहतर और मजा आएगा आपको। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग 1773, ठीक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर लगभग अधिनियम की बात करूं तो 1935, और संवैधानिक विकास में टोटल अगर हम बात करें तो हम 1947 तक की घटनाएं, 1950 मतलब संविधान बनने तक की घटनाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं, मतलब 1950 तक। लेकिन मुख्य रूप से जो एक्ट पढ़ते हैं हम 1935 तक के अधिनियम को हम पढ़ते हैं। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम संवैधानिक विकास पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सीधे क्या होता है, हम एक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, और एक्ट पढ़ना चालू कर देते तो हमें यह पता ही नहीं होता है कि एक्ट आया कैसे, क्यों आया, क्या कारण था। ठीक, इस संवैधानिक विकास में हम पढ़ते क्या हैं, तो संवैधानिक विकास जैसे ही पढ़ना चालू करते हैं सीधा ही क्या स्टार्ट कर देते हैं, एक्ट। लेकिन एक्ट आया क्यों ये हमें बेहतर समझ नहीं होता है, तो पहले हम ये जानेंगे। यही तो आपका यूपीएससी अप्रोच है, पहले हम ये समझें कि 1773 का रेगुलेटिंग आया कैसे, अचानक से तो नहीं आ गया। तो ये सारी व्यवस्थाओं को पहले हम 1773 तक पहुंचने के लिए हम इसके पीछे का क्या इतिहास है, इसके पीछे क्या घटनाएं हैं, इसको हम सबसे पहले आपका विस्तार से इसको हम समझते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हमें इतिहास की घटनाओं का थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्ट वो है, ठीक, जिस एक्ट के माध्यम से भारत का संवैधानिक विकास या कह लीजिए संवैधानिक मूल्यों का विकास या जो वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इनका विकास, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आया कैसे, ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 1773 जो एक्ट आया वो आया कैसे, इसके पीछे क्या इतिहास है। ठीक, ये सारी बातों को हम यहां से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम 1773 में तक पहुंचने के लिए हम जो इंपॉर्टेंट पहले बातें हैं उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी 15-16 सेंचुरी का उस समय है जो विश्व में भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ, और इसके बाद उसी दिशा में एक के बाद एक कई यूरोपियन कंट्री व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आगमन होता है, भारत आना होता है, और उसी दिशा में अंग्रेज भी अर्थात ब्रिटिशर्स भी भारत आए। उनका भी भारत आने का जो उद्देश्य था वो था व्यापार,
और फिर यही व्यापार आगे चलकर राजनीतिक में कैसे बदलता है, ये सारी घटनाओं को हम विस्तार से समझते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपके वैश्विक स्तर पर इतिहास की घटनाओं को हम विस्तार से पहले हम समझते हैं। तो देखिए, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैप में कुछ इतिहास की घटनाओं को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे ये यूरोपियन कंट्री है, तो ये जो आपका यूरोपियन कंट्री, अगर हम पूरी तरीके से तीसरी शताब्दी से घटनाओं को हम आगे बढ़ाना अगर स्टार्ट करें, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका यूरोप दिख रहा है, ये लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास, ठीक, तीसरी शताब्दी के आसपास यह जो क्षेत्र था, ये एक तरीके से रोमन साम्राज्य हुआ करता था। क्या होता था? रोमन साम्राज्य होता था। और ये लगभग ये रोमन साम्राज्य, ये दो भागों में आपका ये रोमन साम्राज्य बटा हुआ था, अर्थात एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य और ये क्या था? आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम हुआ करती थी, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम हुआ करती थी, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वहां पर कुस्तुनतुनिया, ठीक, जिसे पूरे क्षेत्र को बैजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानते थे, ठीक है, अर्थात जिसे आप इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वहां पर उसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी होती थी। अब आते हैं, ये लगभग 477 एडी में, ठीक, 477 एडी ने जर्मन आक्रमणकारियों ने जो आपका ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उस पर आक्रमण करके, ठीक है, उसे समाप्त कर देते हैं। कब? लगभग 477 ईस्वी में यहां पर किसका? जर्मन आक्रमणकारी, ठीक, जर्मन आक्रमणकारियों का यहां पर, ठीक, आक्रमण होता है, और इस तरीके से ये जो आपका जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, ठीक, उसे समाप्त कर देते हैं। अब हुआ ये कि लगभग 1000 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद, वो तिथि है 1453 एडी, ठीक, कब? 1453 एडी में इस आपके पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, किस पर? पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण किया, ठीक है, ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण से इस पूरे क्या पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है उस पर ऑटोमन तुर्कों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। क्लियर है? 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण किया, और ये जो बैजेंटाइन एम्पायर है जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ठीक, इस पर अधिकार किसका हो जाता है? आपका ऑटोमन तुर्कों का। 1453 की घटना वैश्विक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कारण है कि उसके परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि 1453 का जो ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण से जो बैजेंटाइन एम्पायर पर अधिकार हो जाता है, उस अधिकारों के कारण ही कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो रहा, उसमें सबसे पहला परिणाम रहा भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ, अर्थात नए मार्ग की तलाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक। तो इस तरीके से इसके कारण से आपके 1453 के घटनाओं के कारण से यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जितने भी दार्शनिक, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग के लोग, ठीक है, जो कल्चरल एक्टिविटीज थे, ये सारे लोग कहां पर आ जाते हैं? इधर इटली वाले क्षेत्र पर आ जाते हैं, ठीक है। तो पुनर्जागरण का युग भी प्रारंभ जो माना जाता है इस घटनाओं के बाद माना जाता है। तो बहुत सारे इसके परिणाम है जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जरूरी है कि हमें संवैधानिक विकास में 1773 की घटनाओं को हमें पहुंचना है। तो देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण किया आपके पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जब ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, तो हुआ यह क्या कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग, यूरोपियन कंट्री जो आपके एशिया से, ठीक, ये यूरोपियन कंट्री के लोग जो एशिया महाद्वीप पर जो व्यापार करते थे, जिस रूट से, जिस मार्ग से व्यापार करते थे, ठीक, अब उस मार्ग पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया है।
अब हुआ ये कि जब इस क्षेत्र पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया तो हुआ कि अब हम ये यूरोपियन कंट्री के लोग अब व्यापार एशिया की तरफ करना है तो वह किस मार्ग से जाएंगे? अब इधर तो तुर्कों का अधिकार हो गया है। तो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परिणाम में ये दिखाई देता है कि यहीं से भौगोलिक खोजों का युग भी क्या हुआ? आपका प्रारंभ हुआ। और इस भौगोलिक खोजों के आपके दिशा में दो देश थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिए। और वो दो देश जो है, ठीक, वो जो दो देश है वो एक यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है आपका पुर्तगाल और इसी के बाजू में ये क्या है? आपका स्पेन है। ठीक, पुर्तगाल और स्पेन, ये दो कंट्री, और ये दो कंट्री के शासकों ने, उसका कारण ये था कि ये दोनों देशों के शासकों ने भौगोलिक खोजों के आपके प्रक्रिया में काफी सहयोग किया, काफी योगदान दिया, इसलिए हम कहते हैं कि ये दो देश इसमें ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब आते हैं पुर्तगाल। अब इसी दिशा में सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, व्यापारिक मार्ग की तलाश चल रही है, भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हो रहा है। तो पुर्तगाल का एक राजकुमार, ठीक, पुर्तगाल का राजकुमार, उनका नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। ठीक, इसका एक मतलब वहां पर हेनरी द नेविगेटर बोलते थे। ठीक, हेनरी द नेविगेटर एक उपनाम था, ठीक, एक उपाधि आप कह लीजिए। ठीक, एक तो हेनरी द नेविगेटर, इस हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाल से निकलकर ये यहां तक, ठीक, का सफर तय किया। कई बार यहां से आना जाना इन्होंने किया। तो कहते हैं कि अफ्रीकन कोस्ट का जो मैप तैयार किया था, पहला क्वेश्चन, जो अफ्रीकन कोस्ट का मैप सबसे पहले जिस व्यक्ति ने तैयार किया वो कौन है? हेनरी द नेविगेटर। कौन है? हेनरी द नेविगेटर। अब इसके बाद यहां से फिर एक व्यक्ति निकलता है, यहां से फिर एक व्यक्ति निकलता है और वो पहुंचता है इसी मार्ग से होते हुए यहां पर, जिस जगह का नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। ठीक, कैप ऑफ गुड होप। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? कैप ऑफ गुड होप। और इस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास। ठीक, इस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियास। यह व्यक्ति इस पुर्तगाल से निकलकर यह रास्ता तय करते हुए कहां तक पहुंचा? ठीक, आपका कैप ऑफ गुड होप। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कैप ऑफ गुड होप, ठीक, मार्ग की खोज किसने की, तो वो व्यक्ति कौन था? बार्थोलोम्यू डियास। क्लियर? ये दूसरा व्यक्ति हो गया। अब यहां से एक तीसरा व्यक्ति निकलता है और इसी मार्ग का पूरा अनुसरण करते हुए ये आगे बढ़ा और ये पूरा होते हुए ये कहां पहुंचता है? आपका इंडिया। ठीक, और इस व्यक्ति का नाम आप सभी जान रहे होंगे कि यह व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है वास्को डी गामा। कौन है ये व्यक्ति? कौन है? वास्को डी गामा है। ठीक, कौन है ये व्यक्ति? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा 20 मई 1498, कब? 20 मई 1498 को ये जिस जगह पर पहुंचते हैं, ठीक, भारत का ये जो जगह है, वो जगह जहां पर पहुंचते हैं वो जगह क्या है? कालीकट, केरल है। क्या है? कालीकट, केरल। क्लियर है? कालीकट, केरल। कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498 को। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा कैप ऑफ गुड होप मार्ग का, ठीक है, होते हुए भारत में कालीकट, केरल में, ठीक है, जो व्यक्ति पहुंचे उस व्यक्ति का नाम क्या है? वास्को डी गामा। इसीलिए कहते हैं कि भारत का खोजकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? वास्को डी गामा को। इस तरीके से वास्को डी गामा भारत आए और भारत आने का इनका उद्देश्य स्पष्ट था, व्यापारिक मार्ग की तलाश करने गए थे, है ना, आए थे। और इस तरीके से जब यहां से वास्को डी गामा वापस लौटे तो अपने जहाज में, ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, कालीकट केरल के राजा इस समय कौन थे? जमोरिन। कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है, इस समय कालीकट केरल में उस समय राजा कौन थे उस क्षेत्र में? जमोरिन थे। क्लियर है? कहते हैं कि जमोरिन ने शानदार
इनका स्वागत किया, ठीक है, लेकिन वास्को डी गामा भारत जो आए थे उनका उद्देश्य क्या था? वो था व्यापार। अब इस प्रकार से वापस लौटे तो उस समय उन्होंने अपने जहाज में क्या लेकर गए? तब मसाले, स्पाइस लेकर गए, ठीक। उस क्षेत्र में मसाले, उच्च कोटि के मसाले पाए जाते थे। अब उन मसालों को जब पुर्तगाल में उन्होंने बेचा तो वो 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। कितना? 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ उन मसालों को जब उन्होंने पुर्तगाल में बेचा। तो निश्चित तौर पर यह सामान्य सी बात है कि अगर कोई बिजनेस करने आया हो और यदि उसे 1 रुपए की चीजें खरीद कर 60 रुपए में बेच रहा है, इतना बड़ा मुनाफा, तो कोई भी व्यक्ति व्यापार करना चाहेगा। फिर वापस से, ठीक, आपके पुर्तगाली मतलब वास्को डी गामा भारत आए और अपनी कोठी, अपनी, ठीक, अपनी कंपनी पहली कोची में उन्होंने स्थापित की। इसके बाद ये आपका व्यापारिक प्रक्रिया यहां से क्या हो जाती है? प्रारंभ। अब इस प्रकार इसी आपके मार्ग या चीजों का अनुसरण करते हुए एक के बाद एक कई यूरोपियन कंट्री आए, अर्थात सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए, ठीक। एक के बाद एक कई यूरोपियन कंट्री का भारत क्या होता है? आपका आगमन होता है। क्लियर है? अब हम इसके अंतर्गत आते हैं कि इसी दिशा में आपका अंग्रेज, ठीक, अंग्रेज भी लगभग आपके 1600 ईस्वी में भारत आए, लगभग 1599 आप कह लीजिए, लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी भारत आए। भारत आने का इनका भी उद्देश्य क्या है? व्यापार है, ठीक। इनका भी भारत आने का उद्देश्य क्या है? व्यापार है। और इस तरीके से अपनी पहली कंपनी भी इन्होंने स्थापित की, सूरत में इन्होंने कंपनी लगाई। और इसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों का अर्थात ब्रिटिशर्स का भी भारत आने का एक ही उद्देश्य था, व्यापार। अब उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार प्रारंभ करते उसके बाद धीरे 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 पूरे भारत में अपनी जो व्यापार है, अपना बिजनेस उन्होंने क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। अब इस प्रकार से आगे समझिएगा कि फिर अंग्रेजों का जो व्यापारिक उद्देश्य वो राजनीतिक में कब बदलता है। तो इस दिशा में देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को इकोनॉमिकल रूप से खूब स्ट्रांग किया, आर्थिक रूप से उन्होंने अपने आप को खूब क्या किया? मजबूत किया। अब इस प्रकार होता यह है कि इसी आर्थिक में मजबूती के लिए एक और बड़ी घटना अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित होता है, और वो ये है कि जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर, नाम सुने होंगे आपको, फर्रुखसियर, कहा जाता है कि फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, एक लाइलाज बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रहा था। और उस मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन नामक व्यक्ति ने उस बीमारी से उसे क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो कहते हैं ना कि भाई राजा है, उसके पास अपार संपत्ति है, धन संपदा है, और उसे भी पता है कि भाई जान है तो जहान है। अब उसे लग रहा था कि ये बीमारी ठीक हो नहीं रहा है। अब एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे ठीक कर दिया तो उसे काफी खुशी हुई, और राजा है, खुश हो गया तो जो चाहे वो दे दे। अब फर्रुखसियर ने 1717 में एक व्यापारिक फरमान जारी किया, व्यापारिक फरमान, ठीक, व्यापारिक फरमान जारी किया। इस व्यापारिक फरमान में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की उनको क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। पहले क्या होता था कि इन क्षेत्रों में अगर व्यापार करना है आपको तो क्या टैक्स देना होता था, ठीक। लेकिन इस व्यापारिक फरमान से उनको मुफ्त व्यापार करने की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई कि अब अंग्रेज इन क्षेत्रों में, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड आप कर सकते हैं। अब इस दिशा में कहा जाता है कि अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स खुद तो मुफ्त में व्यापार करते ही थे, साथ ही साथ अन्य और लोगों को अपने नाम पर व्यापार करके राजस्व खुद वसूली करने लगे, खुद टैक्स देने लगे। इस तरीके से मुगल बादशाह का राजस्व भी लगातार क्या होने लग गया? कम होने लग गया। इसी दिशा में अंग्रेजों को इस बढ़ती आपकी जो व्यापारिक संपत्ति और आर्थिक सामर्थ्यता था, इसको रोकने का कुछ हद तक प्रयास किया बंगाल में, क्योंकि उस समय बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था, सबसे शिक्षित लोग भी वहां रहते थे, जागरूक लोग भी
वहां रहते थे। इसी दिशा में अगर बात करूं मैं तो बंगाल, अब बंगाल में 1756-57, कब? 1756-57, 1756-57 में बंगाल में नवाब बनते हैं कौन? सिराजुद्दौला। कौन बनते हैं? सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं। क्लियर है? सिराजुद्दौला क्या बने? नवाब बने। अब सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो इन्होंने, सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो ये इन्होंने कहा कि बंगाल में जो है, अब अगर व्यापार करना है तो फ्री में व्यापार नहीं कर सकते, मुफ्त व्यापार नहीं कर सकते। तो मुफ्त व्यापार को इन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? फ्री ट्रेड को बंद कर दिया। अब अंग्रेजों को आदत हो गया था मुफ्त व्यापार करने का, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का। अब इस दिशा में अंग्रेजों को एक बात का डर भी था, एक बात का इनको डर था कि जो सिराजुद्दौला की सेना है वो काफी स्ट्रांग है, इसे इतनी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेजों को एक बात भी समझ में आ गई थी कि यदि बंगाल के नवाब को पराजित कर दिए तो फिर हिंदुस्तान में हमको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि भारत में जितने भी प्रांत थे, जितने भी क्षेत्र थे, वो ऐसा था कि उसको किसी भी एक प्रांत को दूसरे प्रांत से कोई लेना देना नहीं था। मतलब यूनिटी नहीं थी, राष्ट्रीय एकता नहीं थी। उस समय एक प्रांत को दूसरे से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। सब अपने अपने क्षेत्र विशेष की लड़ाई लड़ते थे। तो उनको यह पता था कि भारत में अन्य प्रांतों के साथ कोई ऐसी आपका एकता है नहीं, यूनिटी है नहीं। यदि बंगाल के नवाब को पराजित कर लिया गया तो फिर हिंदुस्तान में हमें रोकने वाला और कोई नहीं होगा। क्लियर है? अब इस दिशा में हुआ ये कि अंग्रेज शुरू से बहुत डिप्लोमेटिक थे, ठीक, और इसी डिप्लोमेटिक का परिचय दिया। और जो सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे, सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति अर्थात मीर जाफर को अपनी तरफ उन्होंने क्या कर लिया? मिला लिया, लालच देकर कि यदि आप हमारा साथ देते हैं तो बंगाल के अगले नवाब के रूप में कौन होंगे? अर्थात मीर जाफर होंगे। क्लियर है? इससे पहले सिराजुद्दौला ने एक ब्लैक होल की घटना घटित, काफी आपका उस समय की बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केवल कुछ लगभग 23 लोग ही उसमें क्या जीवित पड़े थे। तो इसके कारण से भी अंग्रेजों का एक खुन्नस तो था ही सिराजुद्दौला के साथ। और हुआ ये कि उनको पता था कि यदि अगर ऐसा हो कि उसकी सेनापति को ही अगर मिला लिया जाए तो सिराजुद्दौला को हम आसानी से पराजित कर सकते हैं। और इस प्रकार एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में हम प्लासी का युद्ध क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757 क्या है आपका? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज वर्सेस किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ? ये आपका युद्ध होता है। तो इस तरीके से अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच ये आपका क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और परिणाम क्या था? पहले से तय था, क्योंकि उसके सेनापति को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। और इस प्रकार अंततः अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। युद्ध हुआ, मीर जाफर गए, लेकिन उनका साथ इन्होंने नहीं दिया। अब क्या है कि इसका परिणाम इंपॉर्टेंट है। अब 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद परिणाम यह रहा कि अब तक भारत में अंग्रेजों का उद्देश्य जो है केवल व्यापार है। अब व्यापार का उद्देश्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है? राजनीतिक में। और कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक स्थायित्व का जो पहला कदम है, पहला पड़ाव है, वो क्या था आपका? प्लासी का युद्ध। अर्थात अब तक मतलब 1600 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, 1600 से लेकर, ठीक, मतलब लगभग 1599 1600 से लेकर ठीक 1757 तक केवल और केवल इन्होंने क्या किया है? व्यापार किया। कोई उद्देश्य इनका राजनीतिक में नहीं था। लेकिन इनका जो व्यापार से राजनीतिक में जो इनका कन्वर्ट हुआ या व्यापारिक उद्देश्य राजनीतिक में जो बदलता है, वो कब होता है? आपका प्लासी के युद्ध के बाद होता है। क्लियर है?
अब क्या था, जैसे अंग्रेजों ने वादा किया था मीर जाफर से, मीर जाफर को इन्होंने क्या बना दिया, ठीक बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन वो अयोग्य शासक था, उसे अंग्रेजों ने कठपुतली की तरह यूज किया, जैसे चाहा, जो अंग्रेजों ने कहा, ठीक जो ब्रिटिशर्स मतलब कंपनी के लोग कहे वही बातें ही उसे क्या करता था, वो मानता था। धीरे 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 उसका राजस्व जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। फिर मीर जाफर को क्या किया, अपदस्थ कर दिया जाता है। अब उसके बाद अगले नवाब के रूप में फिर से बनते मीर कासिम। मीर जाफर के बाद अगले नवाब कौन बने, मीर कासिम। मीर कासिम जब नवाब बने तो उन्होंने भी अपनी सेनाओं को यूरोपियन ढंग से ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षित किया, ठीक। और फिर से जो सिराजुद्दौला ने जो पॉलिसी लाई थी, लगभग इन्होंने भी अपने क्षेत्र में व्यापार करने पर, मतलब मुफ्त व्यापार करने पर इन्होंने क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने का इन्होंने प्रयास किया। अब मीर कासिम को भी समझ में आ चुका था कि अब अंग्रेजों से हम अकेले नहीं लड़ सकते, ठीक, क्योंकि अंग्रेज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं, ठीक है, कि अब अंग्रेजों से अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तब हुआ ये कि फिर उसके बाद इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, और यो युद्ध है क्या, आपका बक्सर का युद्ध। क्या है, बक्सर का युद्ध, ठीक। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो ये एक तरफ तो अंग्रेज हैं, एक तरफ क्या है आपके अंग्रेज, और इनके विरुद्ध में एक तो हमने कहा कि बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम। कौन है, मीर कासिम है। साथ में अवध का नवाब सुजाउदौला, ठीक। अवध का नवाब कौन है, सुजाउदौला है, ठीक है। इसके साथ मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, ठीक। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ ये आपके क्या हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और अंततः तीनों ही सेनाओं को अंग्रेजों ने क्या किया, पराजित कर दिया। पराजय का परिणाम था कि अब फाइनली भारत में अंग्रेजों का जो राजनीतिक स्थायित्व तो प्रारंभ होता है, और पूर्ण रूप से आप कह लीजिए कि बंगाल पर उनका अधिकार हो जाता है। वो था आपका क्या, ठीक, बक्सर का युद्ध। अर्थात अब इनका जो व्यापारिक उद्देश्य पूरी तरीके से किसमें बदल चुका है, राजनीतिक उद्देश्य में। इसके बाद इलाहाबाद और उकड़ा की संधि होता है, ठीक, और जिस संधि के तहत उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, ठीक। ये सारी बातें तो कुल मिलाकर हम यहां पर जो इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास किए वो ये कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए हैं। 1600 ईस्वी के बाद पहले पड़ाव की बात करें हम तो 1757, क्या 1757, जब इन्होंने कह लीजिए कि बंगाल पर अधिकार हुआ। फिर लगभग आप 1764 बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से नियंत्रण ठीक हो जाता है। अब क्या है कि 1600 से 1757 150 साल, 150 साल इन्होंने क्या किया, केवल व्यापार। अब इसके बाद देखिए 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर नियंत्रण अधिकार हो गया, से लेकर 1773 यहीं तक पहुंचने के लिए सारी घटनाएं का अध्ययन हमने किया है। 1773 64 पर अधिकार हुआ, 64 से लेकर 73 तक, कब तक, 73 तक पूरी तरीके से यहां पर भारत को रेगुलेट कौन कर रहा है, कंपनी। कौन चला रहा है, कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, ब्रिटिश सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। टोटल रेगुलेट कौन कर रहा है, ठीक, कौन, आपका कंपनी कर रही है। अब घटना समझिए, अब क्या था
कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी जब लंदन जा रहे हैं, मतलब ब्रिटेन जा रहे हैं, तो यहां से पैसे कमाकर जब ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ठीक, बड़े बड़े बंगले, घर खरीदना, खूब मौज मस्ती, मतलब काफी समृद्ध, ऐसा। तो ये छवि वहां के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद ये पहुंची कि मतलब कंपनी काफी ग्रोथ कर रहा है, तब तो कंपनी के कर्मचारी इतना ज्यादा अपना इतना बेहतर पोजीशन पे है। लेकिन अचानक से हुआ ये कि बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया। उस द्वैत शासन के कारण से काफी भ्रष्टाचार, काफी करप्शन। जैसे ही इन्होंने लोन की मांग की कंपनी ने, अब एक पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास छवि है कि मतलब इस तरीके से शिकायत है कि कंपनी के कर्मचारी अपने आप को मतलब काफी समृद्ध हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि आप सोचेंगे कि भाई कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, लेकिन मामला कुछ और था। कंपनी के कर्मचारी तो ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन कंपनी करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण से वो कमजोर पड़ रही थी। अर्थात कंपनी के कर्मचारी ठीक करप्शन के माध्यम से अपने आप को समृद्ध कर रहे थे, अपने आप को बढ़ा रहे थे, लेकिन कंपनी क्या हो रही थी, घाटे में जा रही थी। अब जब कंपनी ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की मांग कर ली, लोन की मांग की, तो लोन की मांग की, तब उस कंडीशंस में लगा कि नहीं, अब इसमें तो कोई गड़बड़ी है। तब वहां से एक जांच कमेटी बैठाई गई, जांच कराया गया कि आखिर कैसे। और एक छवि पहले से था कि कर्मचारी लोग करप्शन कर रहे हैं, और जब जांच हुआ तो यह पता चला कि उस कंपनी में काफी भ्रष्टाचार किया हुआ है, काफी करप्शन है। अब इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब इसे इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा सकता कंपनी को। तब उसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उस कंपनी को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जो एक्ट भारत आएगा, उसे ही हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कैसे आया 1773, इस घटना को बताने के लिए मैं ये सारा कहानी, सारा आपका इतिहास मैं बताया आपको। क्लियर कि 1773 कैसे आया, एक्ट आया कैसे। तो जब कंपनी ने भारत में क्षेत्रों पर अधिकार किया, तो शुरुआत में मनमाने अपने तरीके से चलाए, जैसे चाहे वैसे। लेकिन अचानक से जब कंपनी घाटे में गई, लोन की मांग की, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जांच कराई और देखे तो काफी करप्शन, तो लगा कि नहीं, इसे इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा सकता। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया 1773 में, उसे ही हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब यहीं से समय समय पर कानून बनेगा ब्रिटेन में, और उस कंपनी को, उस कानून को भारत में इंप्लीमेंट, लागू करने का काम करती है कंपनी। इसलिए हम भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। क्लियर है? तो चलिए अब हम पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि जो टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, जिसमें मैंने कहा कि टोटल की बात करूं तो 1773 से 1950 तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन अधिनियम में मुख्यतः 1935 तक। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम जो पढ़ते हैं वो दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक, दो भागों में बांटकर हम इसे पढ़ते हैं। पहला है कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोग
1773 से लेकर 1853 ये घटना पढ़ते हैं। दूसरा, ब्रिटिश संसद या आप कह लीजिए ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोग 1858 से लेकर 1935 तक की घटनाओं को हम इसमें अधिनियम में पढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास भी कहने के पीछे कारण है। सत्रह सौ 73 से 53 तक कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय कानून बनेगा ब्रिटेन में और भारत में लागू करने का काम कौन करेगी? कंपनी। इसलिए हम कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास कह रहे हैं। फिर इसके बीच क्या होता है? 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति कोई 2-4 दिन के शोषण का परिणाम नहीं था, 100 साल के कंपनी के शोषण का परिणाम था 1857। 1857 की क्रांति का इनिशियल रीजन जरूर हम चर्बी वाला कारतूस कहते हैं, लेकिन उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे आपके कारण थे। या मैं यूं कहूं कि 100 साल के कंपनी के शोषण का परिणाम था 1857 की क्रांति। सिपाही विद्रोह के रूप में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मंगल पांडे या जो सेना थी वो मना कर दी और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और वहीं से चालू हो गया। क्योंकि 34 रेजिमेंट एनआई के आपके सदस्य थे कौन? मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभिक कारण जरूर था चर्बी वाला कारतूस, क्योंकि 2 जानवरों की चर्बी से बना होता था, ठीक, गाय और सुअर, जिसमें से गाय हिंदू धर्म में प्रतिबंध, सुअर मुस्लिमों में, इसलिए एक कारण जरूर बना तात्कालिक, लेकिन उसके पीछे 100 साल का परिणाम था। 1857 की क्रांति ने यह तय कर दिया कि अब भारत की जनता अंग्रेजों के अधीन रहने को तैयार नहीं है। अब भारत की जनता, ठीक, इस कंपनी के माध्यम से रेगुलेट होने के लिए तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि वास्तविक उद्देश्य को नहीं हम प्राप्त कर पाए, लेकिन 1857 की क्रांति के 2 महत्वपूर्ण परिणाम रहे, ठीक, जिनमें से एक था भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का संचार होता है, ठीक, और दूसरा 1858 का अधिनियम आया। और उस 1858 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कि भारत में जो कंपनी इतने लंबे समय से भारत की जनता का शोषण कर रही थी, वो कंपनी पूरी तरीके से यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अब इसीलिए 1857 के बाद 1858 का जो एक्ट आएगा, अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब क्राउन का शासन चालू हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन यहां से करेगी, इसलिए ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का संवैधानिक विकास जो 58 से लेकर 1935 तक हम पढ़ते हैं। क्लियर? इसके अंदर अपने को 6 अधिनियम यहां पढ़ना होता है, अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सेटलमेंट एक्ट था, और भी सेटलमेंट एक्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उसे हम पढ़ेंगे यहां पर। इसके बाद लगातार 1793, 1813, 1833, 1853, हर 20-20 साल के अंतराल में चार्टर एक्ट आएगा। क्या है सब हम लोग एक्ट में विस्तार से बात करेंगे। नाम के पीछे भी तर्क है। चार्टर एक्ट, क्लियर है? टोटल ये 6 अधिनियम अपने को कहां पर पढ़ना है? कंपनी के अधीन भारत के संवैधानिक विकास में। उसी तरीके से लगभग 6 अधिनियम अपने को इधर भी पढ़ना है ब्रिटिश सरकार के अधीन। पहला
इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, ठीक, 1858। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देन थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और लास्ट है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। लगभग ये 6 अधिनियम अपने को कहां पर, कंपनी के अधीन, ब्रिटिश संसद के अधीन संवैधानिक विकास में अपने को पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनमें सबसे पहला अधिनियम, और वो अधिनियम क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अधिनियम को पढ़ने का हमारा तरीका, और उसके बाद देखिए प्री प्लस मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, अर्थात प्री में क्वेश्चन आए तो भी बनना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आए तो भी यहां से आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट है हमारा वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसी भी अधिनियम को पढ़ने का जो तरीका, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो तरीका है, उसमें मुख्य रूप से हमें 3 बातें जानना है। एक तो पृष्ठभूमि, ठीक, अर्थात बैकग्राउंड, ठीक। दूसरा उस अधिनियम के प्रावधान, या इसी को आप कह लीजिए उस अधिनियम की विशेषताएं, ठीक, प्रोविजंस या फीचर्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पृष्ठभूमि पहले, उसके बाद प्रावधान, और प्रावधान के बाद जानना होगा आपको प्रभाव या इंपैक्ट, इंपैक्ट क्या, प्रभाव। प्री और मेंस दोनों में अगर केवल प्री की बात करूं तो प्री में ज्यादा जरूरी क्या है, इसकी विशेषता या इस अधिनियम का प्रावधान क्या है, प्री। मेंस में आपको पृष्ठभूमि, प्रावधान और प्रभाव तीनों, खास करके जैसे यूपीएससी में जब बड़े प्रश्न, मतलब बड़े अर्थात 250 शब्द 200 शब्द जब पूछे जाएंगे तो ये सारी बातें जानना जरूरी होता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड भी जरूरी है, प्रोविजंस भी जरूरी है और इंपैक्ट भी जरूरी है। तो इस तरीके से अधिनियम को पढ़ने का जो तरीका, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्री में केवल आपसे जो क्या पूछा जाता है, प्रावधान पूछा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यह अधिनियम के पढ़ने का हमारा तरीका होगा। तो इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी पृष्ठभूमि, ठीक। सबसे पहले क्या बात करें हम, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। वैसे पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया बैकग्राउंड। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे कारण क्या, तो आने के पीछे कारण है कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि जब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन की मांग की, ठीक, कंपनी ने जब लोन की मांग की और उसके बाद जब यह पता चला कि कंपनी काफी घाटे में है, जांच कराई गई। जांच में क्या पता चलता है, जांच में पता चलता है कि कंपनी के लोग काफी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तब कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट आएगा, ठीक, अर्थात रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम आएगा, वही क्या कहलाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और भी विस्तार से अगर मान लीजिए बड़े शब्द हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप और पीछे से इसे आप बता सकते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। द्वैत शासन के कारण से कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, और उस द्वैत शासन का मतलब क्या था, उस द्वैत शासन का मतलब यह था कि जो प्रशासन का अधिकार होगा,
प्रशासन बंगाल के नवाब के द्वारा किया जाएगा, और लेकिन रेवेन्यू पावर, ठीक, सारे राजस्व शक्तियां जो होंगी वो कंपनी के पास होगी, जिसके कारण से सारी राजस्व या सारा फाइनेंशियल पावर जो था वो कंपनी के पास था, जिससे काफी भ्रष्टाचार बढ़ा। और फिर उसी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट आएगा वही से ही हम क्या कहेंगे, 1773 का लिबर्टी एक्ट। अब एक बात और थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग, इसमें एक चीज और समझना है। जैसे यदि हम कंपनी का शासन, भारत में कंपनी का शासन कैसे चल रहा है इसको थोड़ा सा भी समझ लीजिए आप। भारत में कंपनी का शासन कैसे चल रहा है? भारत में कंपनी का शासन दो जगह से चल रहा है। एक चल रहा है ब्रिटेन से, एक चल रहा है भारत से। दो जगह संचालित हो रहा है भारत में कंपनी। जो ब्रिटेन से संचालित हो रहा है उसे हम ग्रीस सरकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रीस सरकार। और भारत में जिसके माध्यम से शासन हो रहा है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, ऐसा बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके प्रावधानों को समझने की कोशिश करिए। जैसे एक एग्जांपल में कि मान लो कोई कंपनी है, भारत की कंपनी किसी दूसरे में मान लो स्थापित की, मान लो रिलायंस, ठीक, कंपनी है। रिलायंस कंपनी कहां गई? अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। अब शुरुआत में वो जो कंपनी व्यापार कर रही है पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन अचानक भ्रष्टाचार बढ़ा तो भारत से फिर उसको नियंत्रित किया जाएगा। अब वो नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए, तो कैसे कंपनी रेगुलेट हो रहा है इस व्यवस्था को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कंपनी का शासन किस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसे समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ये एक कंपनी है, और ये कंपनी में सारे क्या हैं? शेयर होल्डर्स हैं, ठीक, सारे क्या हैं? ये एक जो सर्कल है सभी शेयर होल्डर्स हैं। अब एक सर्कल और समझिएगा, और उसी के साथ एक और, इस तरीके से देखिए। ये जो है ये सारे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। मान लो ये कंपनी, ठीक, 100 करोड़ की कंपनी है। कितनी? 100 करोड़ की कंपनी है। 100 करोड़ की कंपनी है, और मान लेते हैं कि इसमें से लगभग 1000 शेयर होल्डर्स हैं। कितने हैं? 1000 शेयर होल्डर्स हैं। 1000 शेयर होल्डर मतलब अंशधारक। उनमें से, ठीक, ये आप कह लीजिए कि ऑल शेयर होल्डर्स, ये वाला ऑल शेयर होल्डर्स, उनमें से कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका पैसा तुलनात्मक रूप से ज्यादा लगा है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा लगा है। मतलब 100 करोड़ की कंपनी है, अगर मान लो एक, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनका पैसा, ठीक, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ या 5 करोड़ लगा है, बाकी का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके का। तो मान लो जिनका 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ पैसा, मतलब तुलनात्मक रूप से जिनका उस कंपनी में ज्यादा पैसा लगा है, उनको कहा गया सीओपी। क्या कहा गया? सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। क्या? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिनका उस कंपनी में तुलनात्मक रूप से ज्यादा पैसा लगा था। ब्रिटेन की कंपनी थी, पाउंड में वहां पर पैसा लगेगा, और उसी कंपनी में से जो 1000 शेयर होल्डर्स हैं और उनमें से कुछ कोटा प्रोप्राइटर्स हैं, उनमें से उस कंपनी को चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स होंगे, तो उसे कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी। उसी आपके शेयर होल्डर्स में से, ठीक, जिनका ज्यादा पैसा लगा है वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, उनमें से कुछ लोग जो कंपनी को रेगुलेट करेंगे, कंपनी को संचालित करेंगे, उसके लिए क्या है? आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। क्लियर है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
तो इस तरीके से ये क्या था, आपकी कंपनी थी। अब आते हैं हम लोग अपने आपके विषय पे। तो पहला क्या हो गया आपका, पृष्ठभूमि के अंतर्गत, ठीक, आप समझ गए। अब आते हैं इसके प्रावधान पे, प्रोविजन, या इसी को आप कह लीजिए क्या, विशेषताएं। अब विशेषताएं देखिए, आपको याद करना होता है। विशेषताओं से प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कूट में क्वेश्चन आता है, और इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर मेन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें सब, जैसे पृष्ठभूमि तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्यों आया 1773, ये हमें जानना होता है। तो हमने कहा कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए जो एक्ट आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे। अब इसकी विशेषताएं देखिए। अब विशेषताओं को, जैसे अब ये भी रटना नहीं है, इसको भी आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना है। अब विशेषताओं में सबसे पहला अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या बदलाव हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि कंपनी का शासन ब्रिटेन से चल रहा है, भारत से चल रहा है, और सबसे पहले बात कर ले हम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है, अब ब्रिटेन में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक गवर्निंग बॉडी बन रही है वो क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लेते हैं कि भाई ये आपका ब्रिटेन है, ठीक, ये क्या है आपका ब्रिटेन। अब इसे मान लीजिए, अब इसे भारत में क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर एक संस्था क्या काम कर रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके माध्यम से भारत में कंपनी को क्या करे, रेगुलेट। तो सबसे पहले यहां पर एक गवर्निंग बॉडी बनेगी, क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल है, कार्यकाल इस समय जो पहले 1 वर्ष था, 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 4 वर्ष। कितना कर दिया जाएगा, 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 4 वर्ष। तो ब्रिटेन में जो एक गवर्निंग बॉडी है, ब्रिटेन में जो एक गवर्निंग बॉडी है वो क्या है, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से भारत में कंपनी पर क्या किया जा रहा है, नियंत्रण। अब आइए कि भारत में, ठीक है, अब ये भारत में किस तरीके संचालन है, क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या विशेषताएं रही। अब इसमें हम सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले अब भारत में शासन करना है, भारत में कंपनी को रेगुलेट करना है, तो बदलाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रावधान इन्होंने क्या किया, तो क्या किया, पहला ही प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझिए, इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब क्या है देखिए, इस समय कंपनी का अधिकार, एक प्रेसिडेंसी बंगाल, ठीक, एक इनके पास क्या है, प्रेसिडेंसी मुंबई है, और एक क्या है आपका मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी इनके अंडर में है, ठीक। कौन कौन सा, बंगाल, मद्रास और मुंबई। अब समझिएगा, अब क्या है, यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यहां पर ब्रिटेन में क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको नियंत्रित करना है। अब इनको लगा, अब तीनों जगह पर क्या बैठे हैं, गवर्नर, क्या बैठे हैं, गवर्नर। और एक बात यह भी थी कि इन प्रांतों के गवर्नरों का एक दूसरे से प्रशासनिक सामंजस्यता नहीं था, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो हुआ यह कि मैं तीनों को अलग अलग क्यों कंट्रोल करूं, ठीक, और किसी एक को बनाता हूं और पद क्या है, एक ही रखूंगा तो भी दिक्कत है। तो क्या किया, क्योंकि इन सभी का केंद्र बिंदु क्या था, बंगाल, तो बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिए, गवर्नर जनरल। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इसका पद नाम गवर्नर ही होता तो ये इसकी बात क्यों माने, इसकी बात ये क्यों माने, बराबर है। तो सबसे पहला क्या चेंजेस आया, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम चेंज करके क्या कर दिए, गवर्नर जनरल कर दिए। क्लियर है। इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले
गवर्नर जनरल, ठीक, पहले क्या थे? गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। अब समझिएगा, केवल पद नाम चेंज नहीं हुआ, केवल पद नाम चेंज नहीं हुआ, बल्कि उनकी शक्तियां भी बढ़ाई गई। पद नाम चेंज करने के पीछे कारण था शक्तियों में, ठीक, वृद्धि करना। तो शक्तियों में वृद्धि क्या हुआ? तो जब गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल किया गया, तो जो मुंबई और मद्रास है, मुंबई व मद्रास प्रांत के गवर्नर को, प्रांत के गवर्नर को, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्लियर? मुंबई और मद्रास प्रांत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिए? अधीन। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों को इसके क्या कर दिया गया? सबऑर्डिनेट। अर्थात ये मुंबई और मद्रास के ये जो गवर्नर हैं, अब किसके सबऑर्डिनेट हो गए हैं? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए हैं। कहने का मतलब है कि केवल और केवल पद नाम नहीं बदला है, बल्कि इनकी शक्तियों को भी बदल दिया गया और मुंबई और मद्रास प्रांत के गवर्नर को किसके अधीन कर दिए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। अब समझिएगा बात, पहले क्या था? इनका सीमित अधिकार था, ये अपने क्षेत्र पर, ये अपने क्षेत्र पर, अपने क्षेत्र पर। अब इस गवर्नर का नाम जो गवर्नर जनरल हो गया, तो अब इसको ये सारी शक्तियां मिल गई। कहीं ना कहीं ये भी काम कर रहे हैं, तो इनसे सलाह ले रहे हैं, और ये अब क्या है? सीधे किससे? इससे रेगुलेट हो रहा है ना? ठीक, अब ये इनसे नहीं पूछेंगे, ये टोटल ये मुखिया हो गया किसका? इन दोनों का। अब प्रश्न ये है कि शक्तियां बढ़ी उनका, है ना? अब शक्तियां बढ़ा तो काम अकेले नहीं कर सकते आप, है ना? सीधी सी बात है कि आप पहले आप यहीं तक सीमित थे, अब पूरे क्षेत्र पर काम करना है, ठीक, तो अधिकार क्षेत्र बढ़ा आपका। तो यहां पर हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता के लिए, कार्यों में सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। ठीक, 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। क्लियर है? बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल का क्या किया गया? गठन किया गया। क्लियर है? अब इस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल है। अगर 4 सदस्यों का नाम अगर अपन देखें, ठीक, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल कौन है? पहले वो है वॉरेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? अब इसके अलावा 4 सदस्य में एक का नाम है फ्रांसिस बोरवेल क्लेवरिन और मॉनसून। क्या? मॉनसून। ये 4 हैं। अब जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। कोई भी काम करना है, ठीक, तो क्या है? बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया। निर्णायक मत के रूप में गवर्नर जनरल को अतिरिक्त अधिकार था। जैसे आज हम संविधान में पढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सामान्यतः किसी भी विषय पर मत नहीं देते, लेकिन जब मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत आप देते हैं। वैसे इनको निर्णायक मत के रूप में भी अधिकार किसको था? आपका गवर्नर जनरल को था। बाकी बहुमत के आधार पर क्या लिया जाता था? निर्णय लिया जाता था। क्लियर है? तो देखिए, हर एक जो आपका स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ रहा है। पहले पद का नाम चेंज हुआ, पद का नाम ही केवल नहीं चेंज हुआ बल्कि उसकी शक्तियां भी बढ़ाई गई। ठीक, उसके बाद अब इतने बड़े क्षेत्र पर काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या है? ठीक, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 सदस्यीय काउंसिल का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर अपन आते हैं तो पहले से देखिए क्या था। पहले से
एक कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की छवि थी। तो अब इसमें कहा गया कि अब आगे कोई भी कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से रिश्वत और उपहार नहीं लेंगे। मतलब कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से रिश्वत एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है कि अब कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय से, इंडियन से कोई भी रिश्वत या उपहार नहीं लेंगे। अब सवाल यह था कि अगर बाय द वे रिश्वत उपहार लेते हैं तब क्या? तो इनके न्याय के लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। अब अगला एक प्रावधान यह हुआ कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट बनेगा। क्लियर है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और फाइनली इस कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन, या आप कह लीजिए इसकी स्थापना कब होती है? 1774 में। कब होता है? 1774 में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक, तो 1+3 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश से मिलकर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया। ठीक, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश हुए सर एलिजा इम्पे। ठीक, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। याद रहेगा? तो ये आप इसी से कनेक्ट करना है कि रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध किया, अगर मान लीजिए फिर से लेते हैं तो क्या है? उसके लिए न्याय व्यवस्था रखना जरूरी है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया। याद रखें, ये आज की सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था ये, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था उसके खिलाफ आप लंदन का जो प्रिवी काउंसिल था ब्रिटेन में, उसमें वहां पर अपील कर सकते थे। इसलिए कहते हैं कि आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के समय के किस आपके न्यायालय का स्थान लिया है? तो वो लंदन का जो प्रिवी काउंसिल, मतलब ब्रिटेन का जो प्रिवी काउंसिल है उसका स्थान लिया है वर्तमान हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह अंतिम नहीं था। हां, कह सकते हैं कि भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय वो कौन था? आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद सीधे आप कहां पर अपील कर सकते थे? वो कर सकते थे लंदन के प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। याद रहेगा? तो इस तरीके से प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। तो इस तरीके से ये आपके पॉइंट है, ठीक, जो आपके विशेषताओं के तौर पर किसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको क्या करना है? याद रखना है। हर एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? कनेक्टिविटी है। क्लियर है? अब इसी विशेषताओं से हमें क्या याद रखना है? वो है प्रभाव। विशेषताओं से ही क्या बनेगा? आपका प्रभाव बनेगा। ठीक, आइए विशेषताओं के आधार पर ही हम प्रभाव को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला कि जो 1773 आया, 1773 क्यों आया? तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, तो इसी आधार पर आप पहला यह कह सकते हैं कि भारत में, ठीक, सबसे पहला भारत में कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रारंभ। अपने आप में यह क्वेश्चन है कि भारत में पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है कंपनी पर कब से चालू हुआ? 1773। ठीक है ना? क्योंकि इसी कारण से नियंत्रण के लिए ही लाया गया था। तो इस तरीके से भारत में कंपनी पर, ठीक, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण कब से चालू हुआ? तो 1773 से। आइए अब इसके बाद जैसे
आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मुंबई और मद्रास की शक्ति कहां पर केंद्रित हो गई है, ठीक वो है बंगाल में। तो जब शक्ति एक जगह पर होता है तो उस प्रशासन को हम केंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। जब शक्ति बांटी जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण। तो हम यहीं से जब मुंबई और मद्रास के शक्तियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो यहां से दूसरा इंपैक्ट निकल कर आता है कि भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत, भारत में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में केंद्रीकृत, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रशासन की जो शुरुआत है वो कहां से होता है आपका, ठीक। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत वो कहां से आपका 1773 के रेवोल्टिंग एक्ट से। क्लियर है। और आगे आइए और प्रभाव की बात करें। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल आ गया है। अब यदि गवर्नर जनरल को मैं क्या मान लूं, प्रधानमंत्री, और 4 सदस्यीय काउंसिल को, ठीक, अगर हम मंत्री परिषद मान ले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी से मिलकर क्या बनता है, कार्यपालिका बनता है। ठीक है। अर्थात जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलता है, मिलकर पूरी आपका मुख्य रूप से कार्यपालिका, तो आप यही से कह सकते हैं कि भारत में कार्यपालिका का उदय, भारत में कार्यपालिका का उदय, कार्यपालिका का उदय, कार्यपालिका का उदय वो भी कहां से, 1773 से। क्लियर है। ठीक। और साथ ही साथ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। तो आप कह सकते हैं भारत में न्यायपालिका का उदय, न्यायपालिका का उदय ये भी कहां से, 1773 से। मतलब संविधान के 3 अंगों में से 2 अंग कार्यपालिका और न्यायपालिका कब आ गया है, 1773 में। क्लियर है। उसके साथ देखिए, रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का प्रयास था। तो अगला, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का प्रथम प्रयास, नियंत्रण का प्रथम प्रयास वो क्या है आपका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इतनी बातें हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ध्यान रखना है। किसी भी परीक्षा में इससे आगे बढ़कर क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे प्री हो या मेंस हो। इतनी बातें हमें इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पीएससी में या यूपीएससी में पूछा गया है, क्लियर, अब उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन आपसे पूछ रहा है असत्य है। क्लियर, अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बिल्कुल सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही क्या हुआ, नियंत्रण चालू हुआ कंपनी पर। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब अब क्या होगा, 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। सही है। हमने कहा पहले 1 वर्ष था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 4 वर्ष। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बिल्कुल सही है। अर्थात वारेन हेस्टिंग्स पहले बने। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा सत्य, तीनों के तीनों मतलब सत्य है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। केंद्रीय प्रशासन की नींव, क्या केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्न में किस अधिनियम के द्वारा पड़ी, ये भी 1773 है ना। अभी हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं ये केंद्रीय प्रशासन, या आप कह लीजिए केंद्रीकृत प्रशासन ज्यादा सही होगा, केंद्रीय प्रशासन कह रहा हूं, केंद्रीकृत प्रशासन जो है वो नींव किस में पड़ा, 1773 में। ठीक है। केंद्रीकृत प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन, क्योंकि शक्तियां कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज, आगे जब हम अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, तो ये भी 1773 होगा। आगे, निम्न में से किस अधिनियम के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यह सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 84, चार्टर एक्ट। ठीक, तो ये तो आपको बिल्कुल, चूंकि अभी एक ही अधिनियम पढ़े हैं इसलिए आपका आंसर बेहतर पता होगा। 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। क्लियर। आगे, निम्न में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के उपबंध नहीं था, क्या विशेषता नहीं थी, इसको ध्यान से पढ़कर बनाना है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बिल्कुल सही है।
बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी, बिल्कुल सही है। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मत की शक्ति को बदल दिया, यह गलत है, ऐसा कोई प्रावधान हम लोग इसके अंतर्गत नहीं पढ़े हैं। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, मैंने बताया था आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका है कि हम पहले कोई भी टॉपिक या जो भी आपके प्रावधान उसको पढ़ें, फिर उससे क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन लग रहा है तो निश्चित तौर पर आपसे सारे क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी स्तर के ही पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल की तैयारी। इसी में आपको मेंस में अगर मान लीजिए आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, सीधे कई बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें टू द पॉइंट जो हम लोग फीचर्स पढ़े हैं, प्रावधान पढ़े, उसको लिखना होता है, ठीक। या उसके अगर प्रभाव की बात कर लेते हैं या उस पर टिप्पणी करने के लिखने के लिए आ जाता, कुछ भी आए, इतने प्रावधानों पे आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज हम लोग पहले टॉपिक में पहला जो एक्ट है ये हम लोग कंप्लीट किए हैं। आगे फिर अगली क्लास में हम लोग आगे का जो अधिनियम है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।